आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएमएस अपने बिजनेस में। हमें लग रहा है कि पीएमएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एचएनआई लोगों को जो केटर करते हैं उनके लिए ही है। ऐसा नहीं है। अगर अपने क्लाइंट्स में भी थोड़ा अगर अपन डीप डाइव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे जिसके पास ऑलरेडी इक्विटीज के पोर्टफोलियो है एंड दे आर सब्सटेंशियली इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज थ्रू द डायरेक्ट इक्विटी रूट। 2010 में जब एनजे ने शुरू किया तब पीएमएस की जो लाइसेंस आई और हमने अपना बिजनेस शुरू किया, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि हमारे पार्टनर के पास उनके प्रोडक्ट बास्केट में ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए जहां पे बहुत सारे बैंकर्स और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां जो है मार्केट में, जो अपने बड़े क्लाइंट के बड़े पैसे को लेके जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में निवेश करवाते हैं। अगर आप एनजे के प्रोडक्ट बास्केट अगर आप हम समझेंगे आज के दिन में, तब आपको लगेगा ये प्रोडक्ट बास्केट हमने जो बनाई है वो एकदम सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो, राइट। सो 2010 से लेके अभी तक, राइट, वी ग्रोन इन दिस बिजनेस। आज की तारीख में तकरीबन 1300 से 1400 करोड़ का अपना एनजेपीएमएस का एयूएम हो चुका है। आज हमारे पास एक बहुत डेडिकेटेड टीम भी है जो पीएमएस को देख रही है, जिनमें से आज हमारे प्रोडक्ट हेड जो है आनंद वरदराजन जो हमारे साथ है आज, और वो हमें आज ही विल एक्सप्लेन के हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे आसानी से हमें वो समझाएंगे और वही इन्हीं प्रोडक्ट को हम कैसे पिच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो समझाएंगे। तो पीएमएस जो इम्पोर्टेंस है, ये एक अपने लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि अपने बड़ी टिकट साइज में थोड़े खेल सकेंगे, बड़ी टिकट साइज को हम केटर कर सकेंगे, क्लाइंट के बड़े इन्वेस्टमेंट्स को भी वी आर देयर टू एडवाइज देम एंड वी हैव अ प्रोडक्ट टू एडवाइज फॉर द क्लाइंट्स बिग टिकट्स। ऑल्सो इम्पोर्टेंटली, जैसे आप बड़ी बड़ी टिकट्स आप व्हेन यू स्टार्ट केटरिंग टू बिगर सेट ऑफ क्लाइंट्स और योर क्लाइंट्स विद बिगर टिकट्स, राइट, व्हाट हैपेंस इज दैट you will also have your AUM growing also fast। तो आपकी जो AUM की बढ़ोतरी होगी वो भी उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। साइमल्टेनियसली अगर हमारे बिजनेस में जो सबसे बड़ी कंपटीशन आती है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो बैंकर से होती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों से होती है, समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट कि ये लोग हैं जहां से हमें कंपटीशन बड़े क्लाइंट्स में आएगी। अब बड़े क्लाइंट्स में उनकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ये भी रहती है कि हमें उनको ऐसे प्रोडक्ट्स है जो उनकी कैटेगरी के लोग उसमें निवेश कर सके, राइट। सो देयर आर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच आर देयर, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंटली वी कैन से, हम आसानी वो बता सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कि ये PMS as a business is something that we have to take it up. Why our products are very simple to understand? The simple चीज है उसमें, we are the first to go about doing lot of things in PMS products, which other people in the market are not doing it today. So हमारी PMS जो products है उसमें जो what I would like to say is that we are the people who have got absolutely rule-based investing along with dynamic asset allocation or asset allocation products available. So these are the products. Of course, now a lot of people have copied the dynamic asset allocation maybe, but still we are the pioneers in it. Like we have done bars in our business, the same way we have done our PMS is also, we have got dynamic asset allocation products. You will today understand the products from Anand, right? In the meantime, only thing that I can tell about PMS is that the last thing before I hand it over to Anand is that not only it helps you get bigger tickets, simultaneously it helps you also earn a higher revenue. We will discuss the revenue component also at the end of the cycle, end of the presentation. Right. So today I would like to welcome Anand Vardarajan, who is our product head,
and he's going to be talking to us about the PMS, the products that we have, how simple they are to understand. So he will help us understand the products. He'll also help us develop a sales speech for these products. He will also help us take question and answers for the products if you have after the presentation. Right. So please be very attentive, because this is going to be a life-changing experience for all of us in this chat or in this webinar today. And we will then take it forward on the sales part also from there. And we'll take your question answer at the end. In the meantime, if you have questions, you can always type your questions and we will take it at the end of the session. So over to you, Anand. We have our entire zone today, and they are going to be talking to us. They are here to listen to you for the PMS products. All right. Thank you very much, Prashant. Truly appreciated. I think ये काफी difficult times में हम लोग सब जी रहे हैं as a team, as a business, and all of you as advisors. And I think जैसे हम देख रहे हैं कि community workers हो, पुलिस हो, medical कर्मचारी हो, या जो भी दूसरे section of people की जो हम बात करते रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का भी गिनती नॉर्मली होना चाहिए, और हो भी रहा है. ओके ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखो ये 3-4 महीने 6 महीने ये कोरोना वायरस का मामला कितना टाइम चलेगा, ऑनेस्टली वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड वी आर नॉट मेडिकली इक्विप्ड, और इवन द डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड वो लोग अभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना टाइम में ये मेडिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिलेगा. राइट. सो कंसिडरिंग दिस, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो बदल नहीं पाए, जो बिल्कुल नहीं बदलेगी, ओके, इज दैट अगर किसी इन्वेस्टर को 5 साल में रिटायर होना है, उसको 5 साल में रिटायर होना है. कोरोना वायरस की वजह से 1 साल ज्यादा काम नहीं करने वाला है वो. अगर किसी इन्वेस्टर के बच्चों का शादी है, या किसी इन्वेस्टर का बच्चों का एजुकेशन का गोल अभी आ रहा है अगर पास में, कोरोना वायरस की वजह से 6 महीना 1 साल वो गोल तो पोस्टपोन नहीं होने वाला है. एट द एंड ऑफ द डे ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है, और हम सबको अपने गोल्स के प्रति आगे बढ़ते रहना है. इसीलिए एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपका ड्यूटी भी जो है, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, या सैनिटरी प्रोफेशनल्स हो, या पुलिस हो, उन सबके मामले में, उन सबके कंपैरिजन में आपका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. क्योंकि जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा सिचुएशन नॉर्मल पे आ जाएगा, वो टाइम में सभी लोग अपना वेल्थ क्रिएशन साइकिल पे वापस ट्रैक पे आ जाएंगे. तो आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो आज की तारीख में, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट उनका लाइफ साइकिल ठीक से चले. सेकेंड, आपको एक और चीज, जब भी मैं पैन इंडिया ट्रैवल करते रहता हूँ और पार्टनर्स, आपके जैसे पार्टनर्स को जहाँ पे मैं मिलते रहता हूँ, एक जो चीज मैंने देखी है, अभी मैंने एनजे में 2016 दिसंबर में ज्वाइन किया है. 2016 दिसंबर मैंने एनजे ज्वाइन किया था. इसके पहले प्रैक्टिकली मैंने 15 साल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस में निकाला है, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया में, यूएस में मैंने काफी टाइम निकाला है. सो 15 साल मेरे करियर का, 15 साल का एक्सपीरियंस एक भाग है, और मेरे एनजे का एक्सपीरियंस एक अलग भाग है. ओके, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर. ये मैं रीजन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे एनजे ज्वाइन होने के पहले जो 15 साल मैंने करियर में काम किया, उधर भी मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स देखा, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से मिला हूँ, एडवाइजर्स से मिला हूँ. लेकिन एनजे में मैं जो ब्रीड ऑफ एडवाइजर्स से मिल रहा हूँ, जो टाइप ऑफ एडवाइजर्स से मिल रहा हूँ, जो टाइप ऑफ एडवाइजर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वर्सेस पूरा दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ एडवाइजर्स या कैरेक्टर ऑफ एडवाइजर्स मैंने देखा है, ये दो एकदम डिफरेंट है. लेट मी टेल यू, आप सबको, यू हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड आप सबको ये बहुत गर्व वाला बात अपने अपने आप, यू हैव टू फील प्राउड अबाउट इट, कि आप एक बहुत अलग किस्म के एडवाइजर हो. व्हाई डू आई से दिस? क्योंकि मैंने एनजे एडवाइजर्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर या एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इज दैट यू आर पुटिंग योर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, आप इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पहले रख रहे हो और अपना इंटरेस्ट को बाद में रख रहे हो. ये चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व किया है मेरे लास्ट 18-19 इयर्स के करियर में. ये लास्ट 3 साल जो है, ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं ऐसे एडवाइजर्स से मिल रहा हूँ, ऐसे सेल्स टीम से मिल रहा हूँ, ऐसे सेट ऑफ प्रोफेशनल से मिल रहा हूँ, जो अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को पहले रख रहे हैं, ना कि अपने इंटरेस्ट को. सो ये आप अपने आप में एक बहुत गर्व वाली बात है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्विस है.
for that service you are getting paid. I think nobody does any work for charity. Okay, so but still मैं आपको बताऊं, पूरा इन्वेस्टर कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी पूरा दुनिया में या पूरे विश्व में, इंडिया में अगर हम देखें, आप लोग यू आर अ वेरी डिफरेंट ब्रीड. यू आर मोर कमिटेड, यू आर मोर फोकस्ड, यू आर मोर इन्वेस्टर सेंट्रिक. लेकिन अगर आप देखो, भले आप मेरे हिसाब से आज की तारीख में एनजे में जो 36,000 पार्टनर्स हैं हमारे साथ, मेरे हिसाब से 36,000 पार्टनर्स में कम से कम 5,000 पार्टनर्स का 100 करोड़ के ऊपर का एयूएम होना चाहिए था आज की तारीख में. बट वी आर सिटिंग, वी आर विथ अबाउट, बट स्टिल देयर आर 65 पीपल इन द एनजे सिस्टम जिसका 100 करोड़ के ऊपर का एयूएम हो गया है. वो 60 पीपल को 100 कैसे बनाए, वो 100 पीपल को 500 कैसे बनाए, वो 500,000 कैसे हो जाए, वो 1000 5000 कैसे हो जाए. सब लोग 100 करोड़ के एयूएम पे अगर हमको पहुंचना है, एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बिजनेस का है, इट इज एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना. एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स को सर्विस करना अपने बिजनेस में या आपके एयूएम ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट पड़ाव पे आपको लेके जाएगा. ओके, एसआईपी रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक स्टिकी एयूएम लेके आता है, लॉन्ग टर्म एयूएम रहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहता है. बट आपका एयूएम में अगर आपको मल्टीप्लायर लेके आना है, ओके, तो उसमें एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है. हमने एक एनालिसिस देखा था. ओके प्रशांत, आई वांट टू शेयर दिस विद यू, आई मिस शेयरिंग दिस विद यू बिफोर. ओके, इज दैट हमने पैन इंडिया बेसिस पे जो हमने ऑब्जर्व किया है, 50 लाख 60 लाख रुपए के नीचे वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ओके, 500 रुपए के एसआईपी से लेके 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए तक के जो इन्वेस्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे एडवाइजर्स जा रहे हैं. रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, आईएफएस वगैरह, वो सेगमेंट में बहुत लोग जा रहे हैं. सेकेंड सेगमेंट अगर आप देखोगे, जो प्राइवेट बैंकर्स और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स वगैरह जो है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर वाले इन्वेस्टर्स के पास वो लोग काफी ज्यादा पेनिट्रेशन है, उनका काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है. बट अगर आप देखो 50 लाख रुपए से 3 करोड़ का जो सेगमेंट है, 50 लाख टू 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस वाला जो सेगमेंट ऑफ क्लाइंट्स है, उसमें हमने ऑब्जर्व किया, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे जैसे सिटी में भी जहाँ पे इतने सारे एडवाइजर्स है, इतने सारे बैंक है, इतने सारे आईएफएस है, बॉम्बे जैसे सिटी में भी 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में जो कॉर्पस वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग हेवीली नेग्लेक्टेड है, दे आर हाईली नेग्लेक्टेड. और अगर ये सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स को आपको टैप करना है और एचएनआई सुपर एचएनआई क्लाइंट के बेस में अगर आपको जाना है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप आपका ऑफरिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाओ. क्योंकि इन लोगों को नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स तो समझ में आता ही है, बट टिपिकली अगर आप एक और एनालिसिस देखो ना, टिपिकली अगर किसी एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर के पास अगर 1 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, वो 35-40% पैसा वो म्यूचुअल फंड में डालेगा. ओके, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई और क्या है. ओके, 1 करोड़ है, 30-35-40 लाख उसने आपको म्यूचुअल फंड्स में दे दिया. उसके बाद अगर आप फिर से म्यूचुअल फंड बात करोगे उनके साथ, ये विल से ठीक है यार, अभी ये तो हो गया, म्यूचुअल फंड तो समझ गया, मैं तो कर ही रहा हूँ ना. अभी आगे जाकर के बात करो कि आगे और क्या प्रोडक्ट्स है आपके पास, और वैरायटी में क्या है प्रोडक्ट्स में. ओके, सो इसको मैं कहता हूँ अमेजॉन फीवर. ओके, लोग बोलते हैं और दिखाओ और दिखाओ. ओके, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एसआईपी हो गया, बैलेंस फंड्स हो गए, सब एसेट एलोकेशन हो गया, सब हो गया, अभी और दिखाओ. सो बेसिकली अगर आपको इस इन्वेस्टर्स का 80%, 70%, 90% अगर उनके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को आपको अगर कैप्चर करना है, तो आपको एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग देना बहुत बहुत जरूरी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत बार मेरे सेल्स पिच में भी कहा है, इज दैट आप जितने कमिटेड हो, शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरे एंटरप्राइज के एडवाइजर्स इतने कमिटेड है. तो अगर आप अपने आप को ठीक से पोजीशन नहीं करोगे, then how will you get the support and how will you get access to HNI investors? आप बताओ. So मैंने बहुत बार when I've traveled across different branches, मैंने पूछा है लोगों को कि आप अगर कोई 50 लाख 1 करोड़ के क्लाइंट को मिल रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो. देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से जितने लोग ने आज ये सेशन ज्वाइन किया, मैं देख रहा हूँ 500-600 के ऊपर लोग आज इस सेशन में ज्वाइन किए हमारे साथ. एंड प्रशांत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये सेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया.
आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो पीएमएस का सेशन अटेंड करने आए थे, प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स, आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोडक्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईज़ी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये काफ़ी आसान चीज़ है। लेकिन प्रोडक्ट को समझने के बाद अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इसको पिच कैसे करना है, देन उधर पूरा कितना भी आप प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाओ, उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। लर्निंग टू पिच द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इन्वेस्टर के पास कैसे पिच करना है, प्रोडक्ट को इन्वेस्टर को कैसे समझाना है, सर्विस डिफरेंशिएटर कैसे बताना है और आपके पोजीशनिंग को कैसे स्ट्रांग करना है, ये जब तक आप नहीं जानोगे, प्रोडक्ट को समझने का बिल्कुल 1 रुपए का फायदा है नहीं उधर। सो मैंने बहुत बार जब मैं ब्रांचेस में ट्रैवल करता हूँ, ओके, मैंने बहुत सारे एडवाइजर्स को पूछा, बहुत सारे प्लेसेस में आप में से काफ़ी लोग मुझसे मिल भी चुके हो, ओके, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं 2 पार्टनर को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ आइए आप इन्वेस्टर बनिए, आप एडवाइजर बनिए। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ये हमारे एडवाइजर है, तो आप हमको बताइए आप कैसे पिच करोगे? बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे एडवाइजर जाके इन्वेस्टर को बोलते हैं सर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ओके, मैं म्यूचुअल फंड्स बेचता हूँ, आपको मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने आया हूँ। तो बोलेगा आपके पास क्या डिफरेंट है सर, मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत बढ़िया हम रिटर्न बना के देंगे आपको। वो जब ये जो पिच हम कर रहे हैं टिपिकली बहुत सारे लोग, ये गेम आपका शुरू होने के पहले ही खत्म हो जा रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? पॉइंट नंबर 1, रिटर्न जनरेशन आपके हाथ में है? नहीं है। सेकंड, आप आज की तारीख में जाके देखिए आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ओके, उनमें जो भी 5 साल 10 साल पुराना इन्वेस्टर होगा, ओके, और उसमें जो भी इन्वेस्टर्स में 50 लाख 1 करोड़ रुपए या 30-40 लाख के ऊपर के इन्वेस्टर्स होंगे, उसमें आप उनका आज की तारीख में आप आपका बिजनेस इनसाइट रिपोर्ट के थ्रू उनका वैल्यूएशन रिपोर्ट में जाके देखिए, आप देखोगे कोई भी इन्वेस्टर के पास 30-40-50 लाख रुपए होगा ना, उसमें आप देखोगे कि 10 15 20 25 म्यूचुअल फंड स्कीम होंगे, राइट? तो 20-25 स्कीम अगर होंगे तो इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे बनेगा? सेकेंडली, आप एक चीज बेच रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आपका पोजिशनिंग को आप कैसे डिफरेंट बनाओगे? आपका कस्टमर के ऊपर कंट्रोल आप कैसे बना के रखोगे? आप अपने आप को दूसरे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, प्राइवेट बैंकर से डिफरेंट कैसे आपका पोजिशनिंग रखोगे? ये समझना बहुत जरूरी है। टिपिकली मैं भी आपके जैसे एडवाइजर्स की वजह से मेरे को बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिला है इन्वेस्टर्स के पास जाने का, ओके, जॉइंट कॉल्स पे मैं गया हूँ, बहुत बार हमने इन्वेस्टर्स के सेशंस भी किए हैं होटल वगैरह में। बट टिपिकली मैं बताता हूँ हाउ हैव आई प्रेजेंटेड इट। ऑनेस्टली मैं अपने आई एम नॉट गिविंग दिस क्रेडिबिलिटी टू माई सेल्फ, बट ये अप्रोच ही हमारा सिस्टम में ऐसा है, हम एनजे में हमने सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि अगर हम एक अच्छे कॉल पे जाएंगे और इन्वेस्टर के पास अगर पैसा है तो वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, वो डील क्लोज नहीं होगा, इसका सवाल ही नहीं है। टिपिकली जब मैं किसी भी इन्वेस्टर के पास जाता हूं तो मैं इन्वेस्टर को क्या बोलता हूं, सर मैडम वेरी गुड गुड इवनिंग, मैं आनंद वरदराजन हूं, मैं एनजे को रिप्रेजेंट करता हूं। एज एनजे हम लोग 25 साल पुराने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। 25 साल में सूरत जैसे छोटे शहर से निकल के आज की तारीख में इंडिया में 100 से ज्यादा लोकेशंस में और इंटरनेशनल कंट्रीज में भी हम लोग प्रेजेंट है। आपके जैसे इन्वेस्टर्स के वजह से आज की तारीख में 25-30 लाख के ऊपर का इन्वेस्टर्स का हम लोग पैसा मैनेज कर रहे हैं, राइट? एंड एज वी स्पीक आपके जैसे इन्वेस्टर्स की वजह से आज की तारीख में 70,000 75,000 करोड़ के ऊपर का हम लोग टोटल कॉर्पस भी मैनेज कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे होंगे। एसआईपी के इंडस्ट्री में आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो 8,000 9,000 करोड़ के बीच में मंथली एसआईपी आता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें हम लोग एनजे 10% कंट्रीब्यूटर है हर महीने के बेसिस पे। तो एज वी स्पीक वी आर वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स, और आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में हम भागीदार होना चाहते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कितना टाइम लिया लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सोचिएगा थोड़ा। ये जो मैंने एनजे के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मैंने कितना टाइम लगाया आप सोचिए। इट टुक बेसिकली 60 to 80 सेकेंड्स, 1.5 मिनट पकड़ लेना ऑन दी हायर साइड। कोई इन्वेस्टर आपको 1.5 मिनट का टाइम नहीं देगा इंट्रोडक्शन के लिए। हाय हेलो करते करते तो हम लोग चाय पीते पीते 5-10 मिनट निकाल देते हैं ना कोई भी कॉल के ऊपर।
तो अगर हम ये 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 2 मिनट्स का अगर हम इंट्रोडक्शन करें, आप सोचिए मैंने कैसे कैसे नंबर्स बताए आपको। 36,000 एडवाइजर्स, 100 प्लस लोकेशंस इन इंडिया, 25-30 लाख प्लस इन्वेस्टर्स, 70-80 हजार करोड़ रुपए का कॉर्पस, 10% मार्केट शेयर ऑफ एसआईपी। कितने बड़े नंबर्स हमने बताए। ये नंबर सुनने के बाद क्या कोई इन्वेस्टर आपका क्रेडिबिलिटी पे शक करेगा इसके बाद? आप सोचना, जब भी आप कोई इन्वेस्टर के पास जाते हो, वो आपको किस लेवल पे रखेगा, ये लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन अगर आप दोगे तो ये जानना बहुत जरूरी है। हमने एनजे में आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहा है, हमने आपको पार्टनर कहा है। हमने आपको पार्टनर क्यों कहा है? क्योंकि आप हमारे बिजनेस में भागीदार हैं। ये जो 70,000 80,000 करोड़ है, इसके आप मालिक है, हम नहीं है। ओके, सो यू आर सपोज टू टेक क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस। ये आप क्रेडिबिलिटी लेके मार्केट में जाओगे, इसीलिए आप एनजे के साथ पार्टनर बने हो। और ये क्रेडिबिलिटी आप जाके अगर किसी इन्वेस्टर के सामने बैठोगे, कोई भी प्राइवेट बैंकर या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म को वो खड़ा भी नहीं करेगा आपके सामने। आईएफएल का प्राइवेट बैंकर आ जाए, कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म आ जाए, कोई भी कंपनी वाला आ जाए, वो बोलेगा भाई ये कंपनी के पास तो 70-80 हजार करोड़ रुपए का कॉर्पस है, 10% मार्केट शेयर है ईयूएम का, तो आई हैव टू टेक देम सीरियसली। वो आपको और ज्यादा सीरियसली लेगा। सो ये 90 सेकेंड जो सेल्स पिच है, इसको आप प्लीज अपने जहन में भर लीजिएगा। रात को नींद से भी अगर कोई इन्वेस्टर 2 बजे नींद से अगर आप उठ के भी किसी इन्वेस्टर के सामने खड़े हो गए, तो ये 90 सेकेंड पिच आपको याद जहन में होना चाहिए। आई एम श्योर ये सब प्रशांत ने और हमारे टीम ने आपको बहुत बार बताया होगा, उसको शायद मैं सिर्फ थोड़ा पैकेजिंग करके आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। इसको आप डे इन एंड डे आउट यूज करिएगा, आपके लाइफ में कितना डिफरेंस आएगा, यू विल देन कम फॉरवर्ड एंड टेल अस। आप प्रशांत को और मेरे को फोन करके बोलोगे, अरे सर ये मैंने पिच यूज किया और मेरे लाइफ में काफी डिफरेंस हुआ और इन्वेस्टर्स को मेरे को देखने का नजरिया एकदम बदल गया है। ट्रस्ट मी, ये बहुत आपको डिफरेंस करेगा। ओके, सो ये बेसिकली एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट की अगर हम बात करें, पहले तो पोजिशनिंग है। आप अपने आप को पहले कैसे पोजिशन कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी समझा है। सेकेंड, अभी हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। एनजेपीएमएस के बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा आपको इंडस्ट्री का अपडेट देता हूं। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, देयर आर अबाउट 43-45 म्यूचुअल फंड एएमसीज आज की तारीख में है इंडिया में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप पीएमएस इंडस्ट्री को देखो, पीएमएस इंडस्ट्री में 350 लाइसेंस होल्डर्स है पीएमएस के। जैसे प्रशांत ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा है, पीएमएस बिजनेस चलाने के लिए भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। सो पीएमएस बिजनेस में अगर हम देखें, 350 ऐसे पीएमएस मैनेजर्स हैं इस इंडस्ट्री में जिसको सेबी का लाइसेंस मिला है पीएमएस का काम करने के लिए। ओके, और अगर हम इन 350 प्लेयर्स की बात करें, केवल 50 प्लेयर्स ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जिसका 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का एयूएम है। कॉर्पस 1000 करोड़ के ऊपर, ये 350 में केवल 50 लोगों का है, और इन 50 लोगों में वी आर वन ऑफ देम। सेकेंड, अगर हम एक और चीज देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर हम पीएमएस में कितने इन्वेस्टर्स हैं उस हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें इंडस्ट्री को, एनजे जो है टॉप 10 में आता है। तीसरा जो है, अभी आप देख ही रहे हो कि लास्ट 25-26 ईयर से एनजे का पोजीशनिंग एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म काफी स्ट्रांग हो चुका है। ओके, और अभी लास्ट 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स से एंड मोर, लास्ट 3-4 साल में और ज्यादा हमारा पोजीशनिंग एज एन एसेट मैनेजर भी काफी स्ट्रांग मार्केट में नजर आने लगा है। हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में भी काफी आर्टिकल्स आई थी वेयर एनजे पीएमएस को फास्टेस्ट ग्रोइंग पीएमएस मैनेजर का टाइटल दिया गया है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, नॉट दी ओनली फास्टेस्ट, ऑब्वियसली काफी सारे दूसरे प्लेयर्स भी काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहे हैं, बट एनजे पीएमएस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। एक आप ध्यान रखिएगा, अपने अपने रीजन में अगर आप सब ठान लो कि मेरे को हर इन्वेस्टर जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, उनमें अगर हम एक एक इन्वेस्टर का भी हम एप्लीकेशन लेने का सोचें, अपना बिजनेस को देखने का नजरिया, आपका एडवाइजर को आपको देखने का नजरिया एकदम चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट माय वर्ड फॉर दिस। 3 साल सुबह शाम हमने मार्केट में काम किया है, मैंने यही बिजनेस में काम किया है 3 साल लास्ट एनजे में। ओके,
सुबह शाम हम यही बात कर रहे हैं और एकदम सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। आप सबने, हमने डिजिटॉक्स का भी हमने एक सेशन किया था 3 बड़े पार्टनर्स के साथ, विशाल मर्चेंट, मेहर और शैलेश अग्रवाल जी के साथ भी हमने एक सेशन किया था, जहां पे आपने भी सुना था कि उन्होंने ये 50 पीएमएस के प्रोडक्ट को, पीएमएस के सर्विस को एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर के तौर पे प्रेजेंट किया है मार्केट के अंदर, राइट? सो लेट अस फोकस ऑन दिस। प्रशांत ने अपना इंट्रोडक्शन में ये भी कहा है कि इसको बहुत सीरियसली लेने का बहुत जरूरत है। आई थिंक नाउ टू टू क्विकली मूव इनटू द प्रोडक्ट, अभी बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए, आई थिंक पहला मेरा इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस ये था कि आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि हम कर क्या रहे हैं और ये करना क्यों जरूरी है। ओके, सो कृणाल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, visible, sir. Yes. ओके, गुड। सो Yeah, man, go ahead. हाँ, थैंक यू। सो क्विकली, अभी आप में से काफी लोग ने हमारे साथ पीएमएस में काम भी किया है लास्ट, ओके, 2000, जैसे प्रशांत ने भी आपको समराइज किया था, 2010 में हमारे पीएमएस का शुरुआत हुआ था। ओके, 2010 से लेके अभी हम 2020 पे बैठे हैं। लास्ट 10 साल में हमारे बिजनेस का भी काफी प्रोग्रेशन हुआ है, हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी काफी चेंजेस आई है। सो हम पहले ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफरिंग में चेंजेस क्यों आई, ये बिजनेस में प्रोग्रेशन क्यों आया, और ये जो चेंजेस आई है ये क्यों आई थी, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले 2010 में अगर आप देखो, जब हमने पीएमएस बिजनेस लॉन्च किया था, 1994 से लेकर 2010 तक हमको म्यूचुअल फंड छोड़ के कुछ और हम कर भी नहीं रहे थे। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम म्यूचुअल फंड हमारा कोर था, म्यूचुअल फंड हमारा एकदम स्ट्रेंथ था। तो वो टाइम में जब हमने पीएमएस बिजनेस लॉन्च किया, हमने म्यूचुअल फंड पीएमएस के तौर पे हमने ये बिजनेस को लॉन्च किया। सेकंड जो है, म्यूचुअल फंड पीएमएस हम बेचते गए मार्केट में, काफी सारे एडवाइजर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ऑफर करते गए मार्केट में। 2010 से लेके 2014 के बीच में हमारे पास मार्केट में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के बहुत डिमांड्स आने लगे। सो 2014 में हमने थर्ड पार्टी एडवाइजरी पीएमएस स्टार्ट किया। पहले 2010 से 2014 के बीच में हम लोग आईसीआईसीआई का पीएमएस बेचते थे, एसबीआई का पीएमएस बेचते थे, थर्ड पार्टी जैसे हम म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं वो भी बेचते थे। लेकिन 2014 में हमने खुद का ऑपरेशन सिस्टम सेटअप किया, खुद का टीम सेटअप किया, सब कुछ सेटअप किया, और 2014 से हमने थर्ड पार्टी एडवाइजरी, मतलब किसी और का एडवाइजरी ले रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मेंटेनेंस, क्लाइंट मेंटेनेंस सब कुछ हम खुद कर रहे थे। तो 2014 में हमने थर्ड पार्टी एडवाइजरी लॉन्च किया। उसके बाद 2014 से 2017 के बीच में हमने ये देखा कि एयूएम्स में ग्रोथ आ रही है, मार्केट में डिमांड आ रही है, एनजे पार्टनर्स में भी ये प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है। तो 2016-17 के बीच में हमने डिसाइड किया कि हमको अपने खुद का प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहिए। तो 2017 में हमने अपना घर में बनाया हुआ होम ग्रोन प्रोडक्ट, हमने मल्टी कैप और डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो हमने 2017 में लॉन्च किया इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद 2017 से 2018 के बीच में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कारवां चालू रहा, और 2018 अप्रैल में हमने 3 और प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, विच वाज ब्लू चिप और 2 ईटीएफ पोर्टफोलियोज। सो जो आज की तारीख में भी हम चला रहे हैं, 2018, 19, 20 से हम काफी, ये अभी आज के तारीख में अगर आप देखो, जहां पे 2010 में हमारा शुरुआत हुआ था, उधर से लेके 2020 मई जहां पे हम आज बैठे हैं, बिजनेस में काफी चेंज आया है, प्रोडक्ट ऑफरिंग में काफी चेंज हुआ है। सो केवल एक म्यूचुअल फंड पीएमएस प्रोवाइडर होने के सिचुएशन से निकल के आज की तारीख में हमारे जैसे एनजे पीएमएस में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ऐसा प्रोडक्ट ऑफरिंग पूरा इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आज हम उस स्टेटस पे पहुंच चुके हैं। ओके, मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बैंक्स है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, जो हमको अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे डायनामिक प्रोडक्ट्स चाहिए और हमारे जो ईटीएफ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, हमारा पीएमएस ऑफरिंग को वो लोग भी बेचना चाहते हैं। लेकिन हमने एक क्लियर स्टेप लिया है कि हम लोग ये प्रोडक्ट्स, एनजे पीएमएस के प्रोडक्ट्स हम एनजे पार्टनर्स के थ्रू ही बेचेंगे। सो दैट इज वाई ये प्रोडक्ट्स हमने किसी थर्ड पार्टी को दिया नहीं है। बट ये जो थर्ड पार्टी लोग हमको अप्रोच कर रहे थे, इसमें हमको एक चीज समझ में आया है कि जो हमने चीज, जो सर्विस हमने बनाया है, ये काफी डिफरेंशिएटेड है और मार्केट में किसी के पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। और जैसे प्रशांत ने कहा कि लास्ट 7-8-10 ईयर्स में हमने जो बनाया है, बहुत सारी चीजें हमने पहली बार बनाई है, और आज के तारीख में कुछ कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल जो पहला बनाया उसी ने पहला बनाया। मून में या माउंट एवरेस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसने चढ़ा उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, बट जिसने फर्स्ट किया वो एकदम, उसका क्रेडिबिलिटी हमेशा रहता है।
सो डायनेमिक एसेट एलोकेशन, पीएमएस एज अ सर्विस जो हमने एस्टेब्लिश किया, ये एनजे का नाम इसमें हमेशा नंबर 1 रहेगा। ये आपको इसको अपनाना है, आपको अपना के अपने इन्वेस्टर्स के पास लेके जाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगला स्टेप में मैं आ जाता हूं जिधर हम एनजे पीएमएस के एयूएम ग्रोथ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, पूरे 350 जो प्लेयर्स है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें केवल 50 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसका 1000 करोड़ के ऊपर का एयूएम है, एंड वी आर वन ऑफ देम। सो 2010 में जब हमने ये बिजनेस शुरुआत की थी, 2010 से लेके 2016 के बीच में हमने 200 करोड़ का एयूएम जमा किया, 200 करोड़ का एयूएम इकट्ठा हमने किया था। जहां पे हमने डिसाइड किया कि खुद का प्रोडक्ट्स हमको लॉन्च करना है और मार्केट में हमने अनाउंसमेंट करना चालू किया, तो विद इन 1 ईयर आफ्टर दैट, 2016 से 2017 के बीच में, ओके, 220 करोड़ से लेके 450 करोड़, एकदम ऑन अ 8 to 9 मंथ्स पीरियड, 8 से 9 महीने के बीच में एयूएम अपना डबल हो गया। उसके बाद 2017-18 के बीच में 450 से 745 करोड़ हो गया, 745 करोड़ से 992 करोड़ हो गया, 992 करोड़ से मार्केट ये साल बिगिनिंग में जो टूटा भी है 25-30%, उसके बाद भी 31 मार्च को अपना एयूएम 1069 करोड़ था। बट आज के तारीख में अपना एयूएम एज वी स्पीक राइट नाउ इज अराउंड द 1300 करोड़ मार्क, 1300 करोड़ के आसपास अपना एयूएम अभी है सिस्टम, राइट। सो ये अपना बिजनेस और एयूएम का प्रोग्रेशन का पाथ है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर आप देखो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अप्रोच एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर पहला स्टेप है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ओके, इन्वेस्टर को मेंटेन करना, उसका माइंड का वॉलेटिलिटी को मैनेज करना, वो सब सर्विस, वो सब सेकेंडरी चीज है। पहला, अगर आप देखो, पीएमएस बिजनेस के अंदर 2 भागीदार है, एक जो प्रोडक्ट संभालते हैं, एक जो इन्वेस्टर को संभालते हैं। इन्वेस्टर को संभालना हमारा काम है नहीं, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स है इस बिजनेस में, आप और हम पार्टनर्स हैं। तो हमने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट को संभालने का काम कर लेंगे, आप इन्वेस्टर को संभाल लेना। ओके, सो हमने जहां पे इन्वेस्टमेंट को संभालने का काम लिया है, उसमें हमने जो प्रोसेस बनाया है, हमने क्या किया, आज की तारीख में जो 350 प्लेयर्स है और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी है, इसको अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखो, इसमें 2 तरीके के फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म नजर आती है, 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस या फंड्स मैनेजमेंट प्रोसेस आती है। तो इसमें पहला है एक्टिव मैनेजमेंट, जो कन्वेंशनल है, पुराना जो है, जहां पे एक फंड मैनेजर है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो डेली बेसिस पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये खरीदेंगे, ये बेचेंगे, आज खरीदेंगे, कल बेचेंगे, ये भाव पे खरीदेंगे, ये भाव पे बेचेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको हम कहते हैं एक्टिव फंड्स मैनेजमेंट। सेकेंड दुनिया है जो इंटरनेशनली बहुत प्रबल है, बहुत प्रचलित है, इट्स कॉल्ड रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहां पे फंड मैनेजमेंट टीम का एक्सपर्टीज, सारे इन्वेस्टमेंट कमिटी के टीम का जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, उसको हमने उठा के एक सिस्टम में डाल दिया, उसको उठा के हमने एक प्रोसेस बना दिया, ना कि ह्यूमन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो हम लोग उसको, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में अगर बताऊं, उसमें जो क्रिटिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आप मेरे स्क्रीन में अभी देख रहे हो, 2 भाग है। वन इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को देखते रहते हैं। एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है जो इक्विटी का रिस्क समझते हैं, मार्केट में बैठे रहते हैं, मार्केट जब टूटता है पैनिक नहीं करते हैं। उनके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग 100% इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं। सेकेंड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जो है, जिनको पैसे तो बनाने हैं लॉन्ग टर्म में, बट होता यह है कि मार्केट वॉलेटिलिटी वो सह नहीं पाते, दे आर नॉट हैप्पी टू लुक एट देयर पोर्टफोलियोज बीइंग वॉलेटाइल। सो उन जैसे इन्वेस्टर्स को हमने डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज बनाए। सो 2 प्रोडक्ट्स है, वन इज 100% इक्विटी एंड सेकंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन। सो ये हो गया मेरा एसेट एलोकेशन का प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस है एसेट सिलेक्शन। 100% इक्विटी हो या डायनामिक एसेट एलोकेशन हो, वो तो समझ में आ गया, बट अगर 100% इक्विटी हो तो अंडरलाइंग पैसा किधर डालना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स में डालना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, कौन सा ईटीएफ्स में डालना चाहिए, ये एक भाग हो गया। सेकेंड भाग हो गया कि अगर डेट लेना है, डेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोग किधर डालेंगे, बॉन्ड्स में डालेंगे, आर्बिट्राज फंड्स में डालेंगे, लिक्विड फंड्स में डालेंगे, डेट फंड्स में डालेंगे, किधर डालेंगे। सो बेसिकली ये 2 चीज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, एसेट सिलेक्शन एंड एसेट एलोकेशन, 2 इंपॉर्टेंट भाग है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइड। सो नाउ ये जो अपना प्रोसेस है,
इसके बेसिस पे हमने एक वाइड प्रोडक्ट बास्केट बनाया है। जैसे मैंने कहा एनजे पीएमएस जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, सो एनजेपीएमएस एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सर्विस है, ये आप आपके जहन में एकदम रखिएगा। एनजेपीएमएस सर्विस के अंदर देयर आर 3 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड्स, सेकेंड प्रोडक्ट है स्टॉक्स, तीसरा प्रोडक्ट है ईटीएफ्स। सो इस एनजेपीएमएस सर्विस के अंदर हमने आपको 3 अलग अलग एसेट क्लास ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए हैं, विच इज म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। सो इन तीनों में अगर तीनों प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इनमें इनको हमने 2 प्रोडक्ट वेराइटीज में ऑफर किया है। एक है 100% इक्विटी, सेकेंड है डायनामिक एसेट एलोकेशन। सो म्यूचुअल फंड्स में 100% इक्विटी को हम कहते हैं फ्रीडम पोर्टफोलियो, सेकेंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो। स्टॉक्स में 100% इक्विटी इज ब्लू चिप, स्टॉक्स में डायनामिक एसेट एलोकेशन इज डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो। ईटीएफ्स में फ्रीडम ईटीएफ 100% इक्विटी है, सेकेंड इज डायनामिक ईटीएफ एलोकेशन पोर्टफोलियो। सो पीएमएस सर्विस के अंदर 3 प्रोडक्ट ऑफर किया है, 3 प्रोडक्ट के अंदर 2 वेराइटी है, वन इज 100% इक्विटी, सेकेंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन। सो 3 into 2 टोटल 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो आज इस वेबिनार में हम लोग सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज उतना टाइम और ये अवेलेबल नहीं है अपने पास, और हमारे सेल्स टीम और ब्रांच टीम भी काफी इक्विप्ड है, वो लोग भी आपके साथ बैठेंगे। बट मैं मोटा मोटी ओवरऑल आपको जो कवर करना चाहता हूँ इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में, ये तो आप मार्च के तौर पे आज की तारीख में कर ही रहे हो। ओके, सो मेरा जो फ्रीडम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है दैट इज दी E100। एग्जैक्टली मार्च का जो E100 है ये उसका रेप्लिका है। सेकेंड डैप जो है ये एग्जैक्टली डीए एग्रेसिव, मार्च का जो डीए एग्रेसिव पोर्टफोलियो है इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स का पीएमएस तो आप जानते ही हो, मार्च के तौर पे आप बेच ही रहे हो आज की तारीख में। बट मार्च और इसमें जो डिफरेंस है, मार्च में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज हो जाता है, इसमें मिनिमम 50 लाख रुपए हो जाता है। मार्च में हम लोग रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, मार्च में क्लाइंट को एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्टली हम लोग एनजे एग्जीक्यूट कर देंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके अर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, कोई इन्वेस्टर अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए के ऊपर है और अगर वो आप उनको मार्च ऑफर कर रहे हो, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड पीएमएस ऑफर करने में एक इट इज मोर क्लेवर। द रीजन इज मार्च में अगर आप देखोगे कि जैसे इक्विटी एयूएम कम होता है आपका ट्रेल कम होते रहता है, और जैसे इक्विटी एयूएम बढ़ेगा आपका ट्रेल बढ़ते रहेगा। बट एनजेपी म्यूचुअल फंड पीएमएस कर रहे हो 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर के क्लाइंट्स के लिए, इक्विटी एयूएम इक्विटी परसेंटेज 100% हो या 0% हो, आपका ट्रेल फिक्स्ड रहता है। तो एयूएम के हिसाब से या इक्विटी एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका ट्रेल बदलता नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सेकंड, ईटीएफ्स के बारे में अगर हम बात करें, तीसरा जो अपना प्रोडक्ट है, इसमें हम 3 ईटीएफ्स जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप, 3 ईटीएफ्स का कॉम्बिनेशन लेके हम एक डायनामिक वेरिएंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो ईटीएफ्स के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स तो हमको पता ही है, बट आज के वेबिनार में वी विल टॉक अबाउट अ मोर रेलेवेंट पोर्टफोलियो जो अपना स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो है, उसके बारे में अगर हम बात करें। सो बेसिकली फर्स्ट अपना ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। सो ब्लू चिप पोर्टफोलियो, जैसे आप नाम सुनते हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पूरा केवल ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ब्लू चिप हमने नाम रखा है पोर्टफोलियो का, बट अगर आप ब्लू चिप पोर्टफोलियो में देखो, हम लोग देखते हैं पहले ये समझना, कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर फंड्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर 3-4 स्टेप होता है। पहले ये समझना जरूरी है कि हम लोग अपने स्टॉक्स को कहां से चुन रहे हैं, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्स निकल के आता है इसके अंदर, और उसमें कौन से कंपनी में कितना पैसा डालेंगे और कितना फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करेंगे। सो बेसिकली अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो के अंदर हमने टॉप 300 कंपनी को रिसर्च करना चालू किया। सो बेसिकली एनजे पीएमएस के ब्लू चिप पोर्टफोलियो में हम लोग टॉप 300 के ऊपर किसी कंपनी को हम इवैल्यूएट कर ही नहीं रहे, सॉरी टॉप 300 के नीचे किसी कंपनी को इवैल्यूएट नहीं कर रहे। सो टॉप 300 में कौन से कंपनीज आ गए, 100 लार्ज कैप आ गए, 150 मिड कैप कंपनीज आ गए एंड 50 स्मॉल कैप कंपनीज आ गए। सो 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप, ऐसे टॉप 300 कंपनीज हमारे पास आ गए अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो के लिए। सो ऑब्वियसली 300 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये 300 कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं इज दैट वी आर डिवाइडिंग देम इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज।
सो बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज की अगर बात करें तो उनका बिजनेस और उनका बिजनेस ओरिएंटेशन, उनका बिजनेस का करने का तरीका, उनका रेवेन्यूज वगैरह बहुत डिफरेंट होता है। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का बिजनेस भी डिफरेंट होता है। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कंपनीज की अगर हम बात करें, उसको हमने एक 3 लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन पैरामीटर के ऊपर 3 लेवल का फिल्ट्रेशन हमने रखा है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में भी हमने 3 लेवल का फिल्ट्रेशन डाला हुआ है। सो अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल कैटेगरी में आए, फाइनेंशियल में कैसे कंपनीज आएंगे? बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स जो लिस्टेड है, ये सब आ गई फाइनेंशियल कंपनीज में। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में बाकी सारे आ गए, जैसे ऑटो एंसिलरी, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सारे आ गए नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में। ओके, सो फाइनेंशियल अगर किसी कंपनी, फाइनेंशियल कैटेगरी में अगर कोई कंपनी आता है, उसमें हम पहला स्टेप देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साल दर साल इसका धंधा या सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये हम पहले स्टेप में इवैल्यूएट करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में। सेकेंड फिल्टर इज आरओई, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिटर्न अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तीसरा लेवल फिल्टर डालने के पहले हमने इसको लेंडिंग और नॉन लेंडिंग कैटेगरी में डिवाइड किया। ये जो अगला 3-4 मिनट में बात करने वाला हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आप बहुत सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि ये जो इमेज, ये जो पिक्चर मैंने बनाया है आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे, आप ब्लू चिप का सेल्स पिच जो है 5-7 मिनट में खत्म कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइड। ओके, सो बेसिकली थर्ड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन डालने के पहले हमने देखा है कि कंपनी को लेंडिंग और नॉन लेंडिंग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर कोई कंपनी लेंडिंग बिजनेस में है, जैसे बैंक और एनबीएफसी हो गया, उधर हम देखते हैं कि उसका लोन बुक ग्रोथ कैसे हो रहा है। लोन बुक ग्रोथ क्यों इवैल्यूएट करते हैं? अगर आप कोई बैंक या एनबीएफसी का बिजनेस देखो, उसका बिजनेस क्या है? ब्याज पे लोन, ब्याज पे पैसा देना ही उसका बिजनेस है, और जितना वो लोन बांटेगा उतना उसको ब्याज मिलेगा, उतना उनको बिजनेस ग्रोथ होगा। सो दैट इज व्हाई लोन बुक ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनी पर्सपेक्टिव। उसका एसेट क्वालिटी का हमको जांच परख हो पाता है। सेकंड, नॉन लेंडिंग अगर कोई कंपनी है, देन उसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव कैश फ्लोज हमको दिखाई देना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर मुनाफे में होना चाहिए, कैश फ्लोज पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल छोड़ के बाकी कैटेगरी कंपनीज की अगर हम बात करें, उधर हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैसे हो रहा है। सेकंड फिल्टर जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉय होता है, टेक्निकल डेफिनेशन तो आप समझ पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आरओसी कैसा है, ईयर ऑन ईयर आरओसी इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि कंपनी में कैश फ्लोज पॉजिटिव होनी चाहिए, साल दर साल कैश फ्लोज पॉजिटिव नजर आनी चाहिए। सो ये 3 लेवल का जो हमने फिल्ट्रेशन डाला, इसको हम 10 इयर्स के बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ओके, व्हाट आई मीन बाय 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड इज दैट अगर मैं 3 बेसिस पे अगर मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे को अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ वाला कंपनी चाहिए फॉर एग्जांपल, सो हम क्या देख रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं 15% रेवेन्यू ग्रोथ को मेरा पैरामीटर बनाऊं, अगर मैं कहूं कि कोई भी कंपनी जिसमें 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा हो, सेल्स ग्रोथ आ रहा हो, उन कंपनीज को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो कंपनीज 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड पे 15% या उसके ऊपर का जो रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है, उन कंपनीज को हम फिल्टर कर लेंगे। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो 15 साल से लिस्टेड होना चाहिए। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि 15 साल का ऑडिटेबल, वेरीफाएबल फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और अगर 15 साल के फाइनेंशियल्स में अगर 15% या एग्जाम्पल 15%, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो हम क्या कंसिडर करते हैं वो हम टिपिकली बताते नहीं है, बिकॉज दैट्स इंटरनल टू एनजे। ओके, बट जो भी हमने परसेंटेज डिफाइन किया है, अगर वो परसेंटेज के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 15 इयर्स में, सॉरी लास्ट 10 इयर्स में अगर किसी कंपनी में अवेलेबल है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पे अगर कोई कंपनी मिल रहा है हमको, तो उन कंपनीज को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। सो टॉप 300 से जब हम फिल्टर कर रहे हैं, उसमें से 40 to 50 कंपनीज जो है बेसिकली फिल्टर होके आ जाती है, जो 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे खरे उतर रहे हैं इन फिल्टर्स के ऊपर।
ओके, सो ऑब्वियसली 300 कंपनी का जो डेटाबेस है वो अपने पास 40 से 50 कंपनी का डेटाबेस बन के आ गया ऑन द बेसिस ऑफ अ 10-year ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? सो उसमें से अगर आप देखो ऑब्वियसली 40-50 कंपनी भी बहुत ज्यादा हो जाती है पोर्टफोलियो पीएमएस के अंदर, सो हम उसको 15 से 20 कंपनी हमको बनाना है। सो 15 टू 20 कंपनीज हम उसको कैसे बनाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग मैकेनिज्म। सो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है, इसमें हर लेवल ऑफ फिल्टर के लिए हमने एक रैंकिंग पैरामीटर रखा है, एक वेटेज रखा है। उस वेटेज के बेसिस पे हम इन 40-50 कंपनी को रैंक करेंगे। रैंक करने के बाद जो टॉप 15 टू 20 कंपनीज आती है उसको हम अपने पोर्टफोलियो में खरीद लेंगे, राइट? सो टॉप 300 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे 40 से 50 कंपनी आ गए। 40 से 50 कंपनी को हमने फिर से रैंकिंग किया, रैंकिंग करके 15 टू 20 कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो में लेके आ रहे हैं। अभी 300 से 15-20 कंपनी तो आ गई, 15 टू 20 कंपनीज का बास्केट तो हमारे पास आ गया है। सो अगला स्टेप है कि इन 15 से 20 कंपनी के अंदर कौन से कंपनी में हम कितना पैसा डालेंगे, कौन से स्टॉक में हम कितना एलोकेशन करेंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो एलोकेशन जो है टिपिकली मॉडल पोर्टफोलियो वेटेज होता है, मॉडल पोर्टफोलियो के हिसाब से वेटेज होता है। बट अगर आप देखो ओवरऑल टिपिकली 6 टू 8% के बीच में पोर्टफोलियो में एलोकेशन होता है बिटवीन ऑल कंपनीज। बट हमने ये भी एक कंट्रोल रखा है कि किसी भी कंपनी में 10.25% से ज्यादा अगर एलोकेशन हो जाए तो हम उसको ट्रिम करके 7.5% पे लेके आ जाएंगे। क्या मतलब है? अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल ब्लू चिप में डालने के लिए, ओके, तो स्टार्टिंग में 6 से 8 लाख या 6 से 9 लाख के बीच में एवरेज एलोकेशन हो रहा है हर स्टॉक के अंदर। अगर किसी स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर एलोकेशन के 7.5% पे लेके आ जाएंगे रिस्क मिटिगेशन पर्सपेक्टिव से। ओके, ये हो गया अपना एलोकेशन का स्टेप, हम समझ गए इसके अंदर। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि इस पोर्टफोलियो को हम कितना फ्रीक्वेंटली रिव्यू या रीबैलेंस करेंगे, इस स्टॉक्स का ले बेच हम कितना फ्रीक्वेंटली करेंगे। ये जो है हम लोग वंस अ ईयर ही कर रहे हैं, साल में एक बार ही करेंगे। अभी साल में एक बार क्यों करेंगे इसमें फर्स्ट बेस्ट कंपनीज है, उसमें से 15 से 20 कंपनी को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हम उनको मिनिमम 1 ईयर का भी चांस नहीं देंगे परफॉर्म करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सब काम करके फायदा नहीं हुआ। इट विल become a trading kind of a strategy, not an investment oriented strategy. So इसीलिए हमने once a year का, अगर किसी कंपनी में देन 1 ईयर के बेसिस पे या लेस देन 3 मंथ्स या लेस देन 2 मंथ्स या लेस देन, तो हम वो टाइम में इन कंपनीज को लेस देन 1 ईयर भी हम लोग कॉल लेके एलिमिनेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन मेजर। ये हो गया ब्लू चिप के बारे में। दिस इज द अपडेट आई वांटेड टू गिव यू फ्रॉम अ ब्लू चिप पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करूं, सेकंड प्रोडक्ट में रिटर्न्स में आ जाता हूं। सी टिपिकली इन मोस्ट प्रेजेंटेशंस में रिटर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, बिकॉज रिटर्न्स जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ द पोर्टफोलियो वर्क्स, ओके, एंड हाउ द मार्केट वर्क्स। सो ऑब्वियसली रिटर्न्स का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रोसेस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिस्क मिटिगेशन। इसीलिए मैं प्रोसेस के ऊपर काफी टाइम स्पेंड करने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड जो अपना प्रोडक्ट है विच इज डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो। सो अपना जो ब्लू चिप पोर्टफोलियो है उसको हम एक और वैरायटी में ऑफर कर रहे हैं विच इज डायनामिक एसेट एलोकेशन। सो उसके बारे में अगर बात करें, सो डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो में बेसिकली 2 कंपोनेंट आती है, जस्ट लाइक मार्स। जैसे आप जानते हो कि मार्स में भी डायनामिक एसेट एलोकेशन है, इक्विटी जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाता है, डेट जो है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में जाता है। उस हिसाब से अगर हम इवैल्यूएट करें अपने डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो के अंदर, इक्विटी पोर्शन जो है अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो में जाता है। ओके, ब्लू चिप पोर्टफोलियो में जाता है। डेट पोर्शन, सो फॉर एग्जांपल ये मैं अगर हम 85% इक्विटी एलोकेशन रखें और 50% जो है
आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में। अभी रही बात एसेट एलोकेशन की, जो अपना मार्स का है वही एसेट एलोकेशन में अपना स्टॉक पोर्टफोलियो भी एलोकेट होता है। सेकेंड स्टेप जो आता है कि कितना फ्रीक्वेंटली हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। पोर्टफोलियो की रीबैलेंस की अगर हम बात करें तो अंडरलाइंग स्टॉक्स का रीबैलेंस जो है, अंडरलाइंग इक्विटी पोर्टफोलियो जो ब्लू चिप है उसका रीबैलेंस साल में एक बार करते हैं। एंड देन एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें, ओके, सो इक्विटी डेट का एसेट एलोकेशन का अगर हम बात करें तो उसको हम हाफ ईयरली बेसिस पे रीअलाइन करते हैं, 6 मंथली बेसिस पे। ओके, अभी आप सबके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी कोविड-19 जैसा सिचुएशन आ गया या कोई भी सब प्राइम क्राइसिस जैसा सिचुएशन अगर आ गया तो वो टाइम में अगर हम 6 मंथली एसेट एलोकेशन करेंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकती है। आपका थॉट एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट। सो अगर हम 6 मंथ्स का रीबैलेंस जो है हमने प्रोसेस पर्सपेक्टिव से रखा है, लेकिन रूल्स के अंदर हमने एक और भी रूल रखा है कि अगर किसी भी टाइम में विद इन फ्यू ट्रेडिंग साइकिल्स अगर पोर्टफोलियो विद इन फ्यू ट्रेडिंग साइकिल्स 15% ऊपर या 15% नीचे हो जाए, ओके, सो दैट इज अनदर एडिशनल कंट्रोल जो हमने रखा है इस पोर्टफोलियो के अंदर। सो टू टॉक अबाउट बेसिकली लिटिल ऑन परफॉर्मेंस, ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम बात दिखा रहे हैं, एक है बैक टेस्टेड रिटर्न्स, सेकंड इज एक्चुअल रिटर्न्स। सो बैक टेस्टेड रिटर्न के बारे में अगर बात करूं, ओवर अ 5 ईयर पीरियड ब्लू चिप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स को लॉस नजर नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और कभी आप नेगेटिव रिटर्न नहीं देखोगे आपके पोर्टफोलियो में। सो हम ये कह रहे हैं कि ओवर अ 5 ईयर पीरियड आप नेगेटिव रिटर्न भले नहीं देखोगे। दैट इज वाई हम लोग रेकमेंड करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जो है 5 साल के पर्सपेक्टिव से ही आना चाहिए इस पोर्टफोलियो के अंदर। अगर कोई केवल 1 ईयर बेसिस में देखेंगे तो 26 बार नेगेटिव रिटर्न देख सकते हैं, जहां पे मार्केट में भी 39 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न है। 3 इयर्स में 3 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न देख सकते हैं, मार्केट में उधर 10 बार है। लेकिन 5 इयर्स में हमारा नेगेटिव रिटर्न 0 हो जाता है, जहां पे मार्केट में 5 साल के बाद भी 2 बार नेगेटिव रिटर्न कोई देख सकता है। सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिटर्न, 17-18% का एवरेज रिटर्न बन के आता है, जहां पे मार्केट में 11.6% रिटर्न बना है। सो इट्स टिपिकली 6.5-7% आउट परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के ऊपर। बट अगर हम लास्ट 1 ईयर की देखें, जहां पे मार्केट 26%, 27% टूटा है, ओके, लेकिन अपना पोर्टफोलियो केवल 12-13% ही टूटा है। सो दैट शोज द क्वालिटी ऑफ दिस पोर्टफोलियो। यही अगर हम अपने डायनामिक पोर्टफोलियो की बात करें, लास्ट 1 ईयर में जहां पे मार्केट 26-27% टूटा है, अपना पोर्टफोलियो केवल 4% ही टूटा है। सो एंड एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें, इट्स अबाउट 18.22% with only about average exposure of 55% to equity. So केवल 55% पैसा इक्विटी में होने के बावजूद, of course 0 to 100 6 monthly rebalance होता है, we are still able to generate a 6 to 7% outperformance over the benchmark, right? So ये रहा a little background about our products जो हम offer कर रहे हैं PMS के अंदर, okay? So I want to share another small working, okay? जहाँ पे मैं I hope you are able to see my screen right now. कृणाल, ये एक्सेल शीट नजर आ रहा है? Yes, sir. Visible. Prashant, can you see the Excel? Okay, cool. So basically पार्टनर्स, आप सबको एक तो मैंने काफी बड़ा डिफरेंशिएटर बता दिया है कि HNI अल्ट्रा HNI सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स को कैप्चर करने के लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। सेकंड, ये बिजनेस मॉडल पे क्यों फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी विल कम टू इट लेटर। ओके, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। दिस इज लास्ट 3-4 मिनट्स। एंड जैसे प्रशांत ने कहा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में एंटर करिएगा। वी विल टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस। आज की तारीख में अगर कोई इन्वेस्टर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी HNI अल्ट्रा HNI पैसे दे रहे हैं आपको, वो आप ओनली म्यूचुअल फंड्स में जो आप आज की तारीख में मैनेज कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टुवर्ड्स 100% इक्विटी रिस्क। अब ऑब्वियसली एसेट एलोकेशन कुछ कुछ मैनेज कर रहे हो, कुछ कुछ हो पाता है, कुछ कुछ नहीं हो पाता है। सो बेसिकली 100% इक्विटी रिस्क की तरफ ही आप जा रहे हो। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का देखें तो इट वर्क्स आउट टू बी अबाउट 12 to 13% CAGR, जहां पे कॉस्ट जो है अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड का, इट वर्क्स अबाउट 2.2 से 2.5%। अभी थोड़ा TER के चलते थोड़ा कम हुआ होगा, बट इट होवर्स अराउंड दिस रेंज।
एंड ट्रेल जो आप कमा रहे हो आज के तारीख में, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0.65 टू 0.75 एंड कुछ कुछ केसेस में 0.85, कुछ कुछ स्कीम्स में भी होगा. सो इट एनीवेज होवर अराउंड, एवरेज जो इट इज अबाउट 0.75%. उसके सामने अगर किसी क्लाइंट आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उनको प्योरली एमएफ बास्केट देने के बदले अगर आप उनको पीएमएस बास्केट या पीएमएस सर्विस के अंदर लेके आओ, तो आपको क्या फायदा होगा. तो वो जो 1 करोड़ रुपए प्योरली एमएफ में डाल रहे थे, उसको मैंने डिवाइड करके 33% तीनों प्रोडक्ट्स में डाल दिया. ओके, तो मेरे म्यूचुअल फंड पीएमएस में 55% इक्विटी रिस्क हुआ, ऑब्वियसली चूंकि वो डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो है. और म्यूचुअल फंड पीएमएस में 5 ईयर रोलिंग रिटर्न हमारे डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो का अबाउट 16.5% 5 ईयर रिटर्न है. कॉस्ट जो है 2.5% है, जहां पे 1.5% अपना मैनेजमेंट फीस है और 1% अंडरलाइंग डायरेक्ट प्लान का कॉस्ट है. सो 2.5% टोटल कॉस्ट होता है इन्वेस्टर के लिए. और आपको जो ट्रेल है वो मिलता है 0.75% प्लस आपका कैटेगरी इंसेंटिव. नेक्स्ट, स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम बात करें, फिर से 55% इक्विटी रिस्क होता है. हमने देखा कि 18.22% उधर रिटर्न बन रहा है 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, और मैनेजमेंट फीस जो है 2.5% है, और आपको जो ट्रेल मिल रहा है इज अबाउट 1.41% प्लस कैटेगरी इंसेंटिव. लास्ट अगर ईटीएफ के बारे में बात करें, 55% इक्विटी रिस्क है डायनेमिक ईटीएफ के अंदर. डायनेमिक ईटीएफ का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न इज अबाउट 14% CAGR. उसमें कॉस्ट जो है 1% अपना मैनेजमेंट फीस है और 25-30 पैसा अंडरलाइंग ईटीएफ का कॉस्ट है, जहां पे आपको ट्रेल मिल रहा है 55 पैसा प्लस कैटेगरी इंसेंटिव. तो ये तीनों में इक्वल अमाउंट डिवाइड करके डालने में क्या फायदा है. 12 से 13% जो रिटर्न मिलता था वो हो गया 16%. 100% इक्विटी रिस्क जो था वो हो गया 55%. कॉस्ट जो 2.2 से 2.5% था वो 2.1 हो गया, और आपका जो ट्रेल 0.75 का एवरेज था वो 0.90 हो गया है. ओके, सेकंड, अगर मैं कहूं कि म्यूचुअल फंड्स तो हम दे ही रहे, तो म्यूचुअल फंड पीएमएस पे मैं क्यों कॉन्सेंट्रेट करूं, तो मैं सिर्फ स्टॉक और ईटीएफ में फोकस करता हूं. तो स्टॉक और ईटीएफ का कॉम्बिनेशन भी अगर हम काम करें तो 100% के सामने 55% रिस्क हो गया, रिटर्न भी 16% हो गया, कॉस्ट जो है 2.2 से 2.5% के बाद से हट के 1.9% हो गया, और आपका ट्रेल जो है वो ऑलमोस्ट 1% उसके ऊपर कैटेगरी इंसेंटिव. सो पीएमएस एज अ सर्विस अडॉप्ट करने में क्या फायदा हुआ है. एक तो इन्वेस्टर को 45% रिस्क की कमी हुई है. एंड कभी भी देखो आप, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बहुत वाइडली स्प्रेड नहीं मिलेगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो या ईटीएफ हो, और उसके साथ साथ 45% रिस्क में कमी हो रही है. सेकेंड, 15 से 20% रिटर्न में इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम अ ओवरऑल बेस रिटर्न पर्सपेक्टिव. तीसरा, 20 से 25% इन्वेस्टर का कॉस्ट कम हो रहा है. सो इन्वेस्टर के लिए रिडक्शन इन रिस्क, रिडक्शन इन कॉस्ट, एनहांसमेंट इन रिटर्न, ये 3 एडवांटेज हम लोग इन्वेस्टर को देने के बाद आपको एज एन एडवाइजर क्या फायदा मिल रहा है. 40% आपका ट्रेल बढ़ रहा है, 40% इंक्रीज इन ट्रेल, राइट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट टू ऑल ऑफ यू ऑल. ये मेरा मुद्दा था आज आप सबको ये चीज प्रेजेंट करने का. सो आई थिंक नाउ प्रशांत, इफ यू वांट टू give some summary and then we can probably take the question and answer session, please. Okay, thank you, Anand. That was a wonderful session. I guess we all are very much motivated for the product, and I'm sure that in the due course of time, there will be a lot of questions which could come to us from partners and subsequently the ones that their investors would have asked them. Right. जो आनंद ने आज पूरी बात की, जो मुझे जितनी चीजें मुझे जहन में आई और समझ में आई, इतना मेरे को लग रहा है कि एक चीज बहुत क्लियर है कि जो अगर अपने पास बड़े इन्वेस्टर्स है, तो बड़े इन्वेस्टर्स को अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इन रिगार्ड्स टू गेटिंग ए लिटिल स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे लिए, और बताओ व्हाट आनंद से द अमेज़न मूवमेंट, राइट. सो that question will certainly come from that set of investors, and this set of investors के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है. हमारे पास जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको बहुत क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ, राइट. सो प्रोडक्ट बास्केट में जो बेसिक प्रोडक्ट्स है, अपने पास जो डैप है, वो म्यूचुअल फंड अपना जो मार्स है उसका, पहले म्यूचुअल फंड पीएमएस की बात करते हैं. डैप है, डैप इज बेसिकली अवर डायनेमिक एसेट एलोकेशन मार्स. जो अपने पास फ्रीडम पोर्टफोलियो वो अपना E100 है, राइट.
उसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें अपने पास ब्लू चिप है, और ब्लू चिप इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू द टॉप 300 कंपनीज, वी ट्राई एंड आइडेंटिफाइड स्टॉक्स फ्रॉम देयर। उसके साथ अगर हम मार्स वाली एसेट एलोकेशन जोड़ देते हैं तो अपने पास बन जाता है डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो, राइट। फिर आते हैं हम ईटीएफ वाले दो पोर्टफोलियो जो अपने पास है, उस पर बात करते हैं। एक अपने पास जो फ्रीडम ईटीएफ पोर्टफोलियो है, वहां पे हम निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स में 25% कंपनी लेते हैं, नेक्स्ट निफ्टी में 50% और निफ्टी मिड कैप में से 25%। मोटा मोटा ये अपना फ्रीडम ईटीएफ हो गया। और उसमें अगर आपको मार्स की एसेट एलोकेशन चाहिए तो हमारे बन जाता है डायनामिक ईटीएफ एलोकेशन पोर्टफोलियो, सर जो बोल जाए डीईएपी, राइट। सो ब्रॉडली दिस इज द समरी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। अगर मुझे पूछो कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर more popular and which are the investors preferences could be, right? So for those investors who are looking at 100% allocation to equity, right, and they are okay with the risk and they can see a 20-30% fall in their portfolios at any given point of time, तो उसके लिए अपना ब्लू चिप अव्वल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर जो जैसे आनंद ने बताया कि कम रिस्क के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को एक स्टॉक में एक्सपोजर देना चाहते हो और ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो है। अगर कॉस्ट एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स के माइंड में, राइट, देन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आनंद शोड यू एज टू हाउ यू कैन प्ले विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यू कैन गो अबाउट इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो आप उसको डीएसएपी यानी कि डायनेमिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो, डीईएपी, उसकी भी कॉम्बो बना के दे सकते हो, राइट। सो दैट इज अप टू यू। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज। तो अभी मैं बता दूं कि पहले 25 लाख था, अभी 50 लाख हो गया। 50 लाख के इन्वेस्टर्स क्या मार्केट में मिलेंगे? सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, सो लेट नॉट डिस्कस ऑल दोस थिंग। या 50 लाख इज द मिनिमम टिकट साइज। आप 50 लाख में एक साथ आप चाहो तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ले सकते हो। आप चाहो तो डायनामिक स्टॉक एलोकेशन और डायनामिक ईटीएफ वाला प्रोडक्ट भी ले सकते हो। आप कोई भी कॉम्बो बना के 50 लाख का प्रोडक्ट आप अपने इन्वेस्टर्स को जरूर दे सकते हो, right? So these are the basic summary that I thought I will cover it up. There are a lot of questions and I will take as much as I can over a short period of time, and I'll tell Anand to be also quickly answering these questions. So अगर एक क्लाइंट के पास 50 लाख ऑलरेडी एमएफ में पड़े हुए हैं तो वो क्या शिफ्ट कर सकता है, और कर सकता है तो क्या प्रोसेस है? सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सॉरी, कैन यू हियर मी प्रशांत? Yes, from MF 50 lakhs to a PMS 50 lakhs. Hello. We can hear you, Anand. Go ahead. Some disturbance in bandwidth. Are you able? Yes, Anand, go ahead. Hello. Are you able to hear me? Yes, go ahead. All right. Sorry. Yeah. So I kept losing. Okay. So basically 50 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर जो भी इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा क्या हम पीएम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट वेदर इट इज द राइट अप्रोच और नॉट, ओके, प्रशांत या मैं इधर बैठ के इसका आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। द होल रीजन इज बिकॉज आपका जो म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा डाला होगा, इट वुड हैव बीन डन फ्रॉम अ गोल पर्सपेक्टिव एंड ऑल ऑफ दैट। सो टेक्निकली एंड बिजनेस वाइज इट इज पॉसिबल, बट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज समथिंग व्हिच यू एंड योर एडवाइजर have to sit and together make a decision on. Okay, great. What support would a partner get if he has a client of 50 lakhs, and how do we assist him in doing his sales? I think all our sales team, Prashant, and सारे partners को मैं बताना चाहता हूँ, जितना मैं आज explain कर पाया हूँ PMS सर्विस के बारे में, मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि हमारे सारे सेल्स टीम, BM से लेके UM से लेके RM से लेके सभी लोग इक्वली इक्विप्ड है आपको सपोर्ट करने के लिए जॉइंट कॉल्स के ऊपर। बट हमने प्रशांत और मैं, हम लोग ये भी एक चीज सोच रहे हैं कि एक ब्रांच लेवल पे हम एक इन्वेस्टर्स का भी एक वेबिनार करें, तो वो तो हम डेफिनेटली सोच ही रहे हैं। सो दैट इज समथिंग के जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स और रीजनल मैनेजर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ही फॉर श्योर।
बट आई थिंक ऑन द ग्राउंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, हमारा सेल्स टीम इज फुली इक्विप्ड एंड दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं. सो वो तो आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा ही. उसके अलावा हम लोग एक इन्वेस्टर लेवल सेशन भी करने वाले हैं, जिसका हम आपको वी विल कम बैक टू यू ऑन द डेट्स दैट वी आर प्लानिंग. राइट प्रशांत? Right. Okay. There is a question in regards to what is the gold. There are a lot of gold ETFs available. Are we planning to include that in our portfolios or not? See, बेसिकली आज के तारीख में अगर आप देखो गोल्ड का परफॉर्मेंस वर्सेस एक्विटी, ओके, ये प्रशांत हो या हमारे सेल्स टीम हो, all of them would have given you a lot of analysis to say that equity has outperformed gold over a very, very long term. Okay, so I don't think gold as an asset class will remain very attractive for a very long time. तो last 1 year 2 years में equity underperform करने की वजह से gold थोड़ा attractive लगा है हमको, but other than that I think equity will continue to remain attractive. But from the other perspective के ETF हम लोग क्यों ले रहे हैं, that is only because market में it is giving you a broad market exposure. So gold ETF is not something that we are considering right now. Broad market cap oriented ETFs is what we are considering. Okay. How can an investor check his returns, and what is the transparency in regards to portfolio and returns? वेरी नाइस. सो हर अभी पीएमएस में जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडरलाइंग स्टॉक्स हो या अंडरलाइंग ईटीएफ्स हो, सारे जो है इट इज बॉट ऑन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर ओनली. ओके, सो इन्वेस्टर जब हमारे पास पीएमएस के लिए साइन अप करते हैं, ओके, उनको एक पीएमएस डेस्क का एक्सेस मिलता है जहां पे वो लॉग इन करके ये हर टाइम में देख सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स हम लोग होल्ड कर रहे हैं, कौन से ईटीएफ्स हम होल्ड कर रहे हैं. जब भी चेंज करते हैं, चेंज होते ही 1-2 दिन के गैप में आपको वो सारे स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज नजर आ जाएंगे. So in terms of underlying holdings, that is also very clearly visible. Second, in terms of changes, those are also visible. Third, returns in comparison to the benchmark is definitely visible on the PMS desk also. उसके अलावा जो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स के लिए जो क्लाइंट डेस्क यूज कर रहे हैं, उसमें भी रिटर्न्स बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा. बट इफ दे वांट टू गो थ्रू द अंडरलाइंग एंड ऑल दैट, देन दे नीड टू गो टू द PMS desk. Otherwise, all of that is available on the client desk, which they are using for mutual funds also today. How do we compare in regards to cost with the other players in the market? I'm I sure think we are much lower, but then also you can mention it. No, I think it's very important to mention because today अगर आप देखो, अगेन मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिश कॉस्ट है, ओके, हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी जितना भी पब्लिश कॉस्ट है, सो जब वो एक बड़े इन्वेस्टर के पास जाएंगे और अगर देखें कि एनजे के पास से बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल उनके पास अवेलेबल है, तो वो उसके नीचे कोट करके भी धंधा लेके जा सकते हैं. ओके, बट व्हाट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट हमने इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन का हमने गेम नहीं रखा है. तो बेसिकली फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज दैट हमने स्टार्टिंग से एंट्री लोड 0 रखा है, जहां पे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने 1% to 3% का एंट्री लोड रखा है. सेकेंड, मैनेजमेंट फीस की अगर हम बात करें, अपना 2.5% मैनेजमेंट फीस है, जो वैल्यू इंक्रीज होते होते अपना मैनेजमेंट फीस भी कम होते रहेगा. तो अपना मैनेजमेंट फीस 2.5% स्टॉक्स पे है, ईटीएफ्स पे इज ओनली 1%. अपने कॉम्पिटिटर्स का रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 2.5% to 3.5%. एग्जिट लोड जो है अपने पास केवल 1 ईयर तक एग्जिट लोड है विच इज 2%. अपने कॉम्पिटिटर्स के पास अप टू 3 इयर्स आता है विच इज 3 to 1. फर्स्ट ईयर में 3%, सेकेंड ईयर में 2%, थर्ड ईयर में 1%. सो 3 साल तक एग्जिट लोड होता है. फोर्थ आइटम जो है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज कॉस्ट, हमारे पास हम लोग 10 पैसा लेते हैं, 0.10% ऑन बाइंग एंड 0.10% ऑन सेलिंग. लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स का 25 से 40 पैसे का रेंज है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. ओके, सॉरी, सेकंड लास्ट, प्रॉफिट शेयरिंग. अपने पास हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेते इन्वेस्टर के पास ऑन परफॉर्मेंस, whereas our competitors charge a performance sharing fee as well, profit sharing fees as well. Okay, last is in terms of audit and custodian fees. ऑडिट एंड कस्टोडियन फीस के अंदर हम लोग एक फ्लैट फी ले रहे हैं which is 500 rupees, whereas most of our competitors are charging a percentage of the AUM. Okay, great. Any provisions for NRI clients? Very good question again, Prashant. अपना जो ब्लू चिप पोर्टफोलियो है, द ब्लू चिप पोर्टफोलियो इज अवेलेबल फॉर एनआरआईज ऑल्सो. सो 50 लाख रुपए से जो ब्लू चिप रेसिडेंट इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही 50 लाख रुपए से एनआरआईज भी कर सकते हैं.
इंक्लूडिंग एनआरआईज फ्रॉम यूएस एंड कनाडा। यूएस एंड कनाडा के एनआरआईज को भी हम ले सकते हैं 50 लाख एज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज इनटू आवर ब्लू चिप पोर्टफोलियो। Okay. Will investors, when we do a transaction for a portfolio, when does this get reflected in the PMS desk, and how does an investor, how soon would an investor know when this transaction is done? सो बेसिकली दो चीज है इसके अंदर प्रशांत। हाउ सून एन इन्वेस्टर विल नो, इमीडिएटली जैसे ही हम बाई सेल ट्रेड्स करते हैं उनको एनएसडीएल सीडीएसएल से उनको एसएमएस तो आ ही जाएगा कि ये हमने खरीदा है, ये हमने बेचा है, वो तो उनको आ ही जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। बट उनके पीएमएस डेस्क पे वो T+1 या T+2 डेज में रिफ्लेक्ट करेगा। Okay. In regards to the returns, how do we get to see the returns chart? Is it like, do we publish it somewhere, or do we provide it to the partners on their partner desk? What is it? सो जैसे मैंने कहा फॉर इन्वेस्टर्स, ओके, जैसे इन्वेस्टर्स क्लाइंट डेस्क यूज कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स का वैल्यूएशन ट्रैक करने के लिए, सिमिलरली वही क्लाइंट डेस्क में म्यूचुअल फंड्स के नीचे पीएमएस का भी एक रो आइटम ऐड हो जाएगा वेयर दे कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ देयर म्यूचुअल फंड्स। सिमिलरली पार्टनर्स कैन आल्सो सी इट थ्रू द पार्टनर डेस्क। एंड अगर उनको अंडरलाइन देखना है, स्टॉक्स कौन सा है, क्या प्राइस पे लिया है, क्या प्राइस पे बेचा है, वो सब अगर देखना है, देन दे नीड टू गो इनटू द पीएमएस डेस्क। And एक end of question every about technical. yeah, Sorry. Go ahead, Anand. yeah. So end No, of go every ahead. Finish it. quarter, anyways, we are going to give them an unaudited financial statement. So उसमें भी वो पूरा summary आ ही जाएगा, एक पूरा commentary भी आएगा. And end of every year, we'll give them a fully audited financial statement as well. So what happens when there is a rights issue in any stock? Okay, so जो corporate actions जो बोलते हैं, okay, one is you can have a rights issue, you can have a bonus issue, you can have a buyback, you can have all of these things. Okay, so typically, for example, अभी Reliance का rights issue चल रहा है, which we are not participating. Okay, so ऐसे बहुत सारे corporate actions आएंगे. The decisions of these corporate actions are taken at the investment committee level. So whether to participate in a corporate action or not, वो इन्वेस्टमेंट कमिटी लेवल पे हम लेते हैं एंड वी एग्जीक्यूट द डिसीजंस, ओके, एंड दैट इज डन टू द इफेक्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। There is a question, where do I get to see all these PPT? कहाँ से मैं मुझे ये सारे प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं? सो प्रेजेंटेशन जो है वो अपने पार्टनर डेस्क पे हमने अपलोड करके रखा है। एनजेपीएमएस के 2 प्रेजेंटेशन है, एक इक्विटी का, एक डीएसएपी का हमने अपलोड करके रखा है। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द पार्टनर डेस्क। अदरवाइज ऑल्सो हमने एमसीएस पे भी एक लॉन्च कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन भी देना चाहो उनके नेम के साथ एंड ऑल दैट, तो आप कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन भी एमसीएस से ऑर्डर कर सकते हो। Okay, great. In regards to the fees, do we charge separately or is it adjusted within? Anand? I think we've lost Anand in the whole thing. Till he joins, I'll take a few questions which are sales oriented. So what should be the ideal duration for PMS? See, it's ultimately an equity asset class. So the longer the better, but anything below 5-7 years would not be an advisable period. Sorry, Prashant, I think the internet was a bit wonky. Sorry. Yeah. Right. So do we charge separately for the fees or is it adjusted within? So that's what people want to know. So the fees is typically calculated on a monthly basis and debited from the portfolio on a quarterly basis. So portfolio से ही debit हो जाता है, separately हम charge नहीं करते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसका 25 लाख रुपया निवेश किया था पहले, राइट? आज उसकी वैल्यू मान लो कि 26 लाख है या 28 लाख है या 24 लाख, वॉट एवर इट इज। अगर आज वो टॉप अप करना चाहते हैं तो व्हाट इज द मिनिमम टॉप अप अमाउंट दैट ही नीड्स टू डू?
सो पहले रेजिम में प्रशांत, जैसे आप जानते हो कि 25 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज था, जो पीएमएस 2019 रेगुलेशंस को इम्प्लीकेशन में आने के बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज हैज बिकम 50 लाख रुपीस. सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, अगर किसी इन्वेस्टर का 26 लाख रुपए आज की तारीख में वैल्यूएशन है, बट उनका इन्वेस्टेड वैल्यू 25 लाख रुपए था, सो टॉप अप मिनिमम विल बी 25 लाख रुपीस. सो इन्वेस्टेड वैल्यू से लेके 50 लाख तक पहुंचने के लिए जितना अमाउंट करना है, उतना मिनिमम टॉप अप वैल्यू चाहिए रहेगा इन्वेस्टर्स के साथ. और अगर वो इन्वेस्टर की वैल्यू ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा है तो कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए टॉप अप के लिए? मिनिमम 1 लाख रुपीस से भी चालू कर सकते हैं. ओके, चलो ठीक है. एक और जो मैं सवाल पढ़ रहा था, I know you have covered this. Sorry. Go ahead. प्रशांत, एक और जो मैं सवाल पढ़ रहा था while I was going through the question and answer session, बहुत सारे पार्टनर्स हमको ये सवाल पूछ रहे थे कि is it on right now? Okay, I think this question is typically coming because lockdown situation चल रहा है and PMS जो हम सब जानते हैं कि is a paper intensive sort of a process. Okay, so I think इसके वजह से काफी लोग ये सवाल शायद पूछ रहे हैं. But what is very very important to say is लास्ट 2 months में अगर आप ऑब्जर्व करो प्रशांत, एंड दिस इज अगेन दैट आई एम टेलिंग ऑल द एडवाइजर्स एंड सेल्स टीम हु आर ऑन दिस वेबिनार टुडे, लास्ट 1 और 2 months में अगर आप देखो, पीएमएस एयूएम में सिग्निफिकेंट स्टैग्नेंसी आ गया है इंडस्ट्री में, बिकॉज अपने जो कॉम्पिटिटर्स है एवरीबडी इज डूइंग फिजिकल अकाउंट ओपनिंग फॉर पीएमएस. एनजे एडवाइजरी एंड एनजे पीएमएस, yes, NJ PMS and NJ Advisory is the only PMS manager in the country today who are doing online account opening for PMS. Okay, so lockdown में भी हम PMS account खोल रहे हैं ई साइन मोड पे. so आज की तारीख में लास्ट 2 महीने से आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, कोई बेच ही नहीं पा रहा है. so ये थोड़ा और टाइम तक रहेगा till the lockdown opens up. so please use this time, please use this online account opening facility और जाके सबको आप quickly you can start opening these accounts. Yeah, sorry to interrupt, Prashant, go ahead. No issue. There are we had a product called Multicap, and Correct. I guess the people's experience was not so great at that point of time. Could you share some insights as to how the product has performed recently and how the patience has paid off? That's thank you for bringing this up. I mean, I was going to cover this, but I think I was losing track of it. But thank you for bringing it up, Prashant. So पहले मल्टी कैप के बारे में अगर बताओ, मल्टी कैप में हमने 2 phases देखे हैं. जैसे मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी phases बताए, ट्रांजिशंस बताए, मल्टी कैप एज अ प्रोडक्ट में भी ट्रांजिशन हुआ है. अप्रैल 2017 में जो हमने मल्टी कैप लॉन्च किया था, प्रोडक्ट जो था इट वाज फॉलोइंग अल्फा 50 इंडेक्स, जहां पे अल्फा 50 इंडेक्स आईएएसएल एनएससी का अल्फा 50 इंडेक्स से हम लोग टॉप 25 अल्फा जनरेटिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते थे एंड ईयरली वंस हम लोग पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते थे. Okay, that was also because alpha is important over a long term. Second, हमको short term capital gain tax का impact नहीं चाहिए. That is why we were running it as a annual rebalance mechanism. But जैसे ही January 2018 में और April 2018 sorry से long term capital gain का impact चालू हो गया इसके ऊपर, we moved the portfolio from a annual rebalance to quarterly rebalance. एंड हमने इस पोर्टफोलियो के अंदर अपार्ट फ्रॉम अल्फा हमने एक और फंडामेंटल फिल्टर डाला विच इज वॉलेटिलिटी. मतलब स्टॉक्स विच आर वेरी हाईली वॉलेटाइल वी आर नॉट टेकिंग देम इनटू आवर पोर्टफोलियो. सो एक तो हम अल्फा देख रहे हैं, सेकंड हम हाई वॉलेटिलिटी वाले कंपनीज को नहीं ले रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तीसरा जो है वी आर रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो नाउ ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ओके, सो ये जो हमने चेंजेस किए हैं लास्ट 2 years में, हमने ये ऑब्जर्व किया कि द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो has become very very attractive. and last 1.5 year period में हमने देखा है कि okay, again इसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी इन्वेस्टेड थे जिनको 20-25% भी नेगेटिव रिटर्न उन्होंने देखा है. बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक जहां पे मार्केट ने 21% रिटर्न दिया, अपने पोर्टफोलियो ने 40% रिटर्न दिया. और जहां पे मार्केट टूट रहा था, हमारा पोर्टफोलियो मार्केट से ज्यादा टूटा, which is in the nature of the portfolio. Okay, it's a high beta and it's in the nature of the portfolio, highly volatile. But अभी चूंकि हमने उसमें volatility का एक filter डाल दिया, quarterly rebalance हमने डाल दिया, तो portfolio का quality भी improve हो गया काफी ज्यादा. and last 1.5 year में
इस पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को ऑलमोस्ट 6.5-7% से आउट परफॉर्म किया है. So I think patience has paid off and the quality of the portfolio has improved. Yes, Prashant. And yeah, we can then also still provide the returns if anybody is looking for. We'll pass it on to the branches. And there's a Obviously, question: Can I shift my multi-cap portfolio to blue chip? I'll just remind you that shifting amount has to be 50 lakhs. Then you can shift the portfolio, I guess. Are we launching SIP in PMS? Yes, so SIP is something which we are अभी टेस्टिंग मोड में कुछ इन्वेस्टर्स के साथ हमारा UAT मतलब टेस्टिंग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो बोलते हैं वो सिस्टम ऑलरेडी हमारा टेस्टिंग मोड पे आ चुका है. बट उसमें भी जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज जो है 50 लाख रुपए होना चाहिए. 50 लाख के ऊपर आप SIP कर सकते हो. सो यस, द आंसर इज यस, SIP इज कमिंग. वो मिनिमम SIP 1 लाख रुपए होगा या 50,000 रुपए होगा. दैट इज समथिंग विच वी आर वर्किंग आउट. आई थिंक by mid-July, we will be announcing the launch of SIP. Very nice. That's lovely. Yeah. Can an NRI do the DAP portfolio also? DAP we are not providing for NRIs right now. That is largely because the availability of arbitrage mutual funds for NRIs, that is a bit of a challenge. So right now we don't have dynamic, but we are trying to build an alternate dynamic portfolio for NRIs, but we are not yet ready on that, and we will come back when we are ready. Could you provide some light on the audited report that we give so that it is so easy for a client to file for tax returns? So typically बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में तो मेरे को ये सब अकाउंट नहीं करना पड़ता है. अभी तो ट्रांजैक्शन का मेरे को रजिस्टर रख के एंट्री करना पड़ता है, टैली में एंटर करना पड़ता है. बहुत लोग दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स. बट टिपिकली अगर आप देखो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हम आपको एक अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दे ही रहे हैं जो आपके पोर्टल में और आपको ईमेल पे भी मिलता है, विच इज यूजफुल फॉर प्रोविजनिंग योर टैक्स और अदर लायबिलिटीज. एंड एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर वी आर गिविंग यू अ वेरी बल्कि एकदम डिटेल्ड आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देंगे विच इज सर्टिफाइड बाय आवर ऑडिटर. तो ये आपको सिर्फ आपके ऑडिटर को देना है टैक्स फाइलिंग के लिए. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस. या आई एग्री, दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबली कमिंग बिकॉज लास्ट 2-3 साल से ये रिपोर्ट्स थोड़े डिले हो रहे थे. But this year we've tried to cut down that delay, and in about a week or two, we should be able to send out reports for everyone. Okay. Yes, Prashant. There's a lot of demand for people to that you again, if you can recite the introductory speech for in the next 1 minute or so. Okay, good. So I think this is a very interesting thing. ये मैं जब भी कहीं पे भी सेशन करता हूँ ये डिमांड आ ही जाता है वापस, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स पिच है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन टू क्विकली रिसाइट, ओके, प्रोबेबली इसको मैं एक छोटा व्हाट्सएप पे भी हम बना के बेच सकते हैं. बट अगेन टू जस्ट इसमें थोड़ा जज्बात भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो टू गिव यू दैट रेसिटेशन अगेन. सो बेसिकली व्हेन आई सिट विद एनी इन्वेस्टर आई से, मैडम और सर गुड इवनिंग, मेरा नाम आनंद वरदराजन है, मैं एनजे को रिप्रेजेंट करता हूँ, एनजे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ. एज एनजे हम लोग एशिया के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नेटवर्क है. हम लोग इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस में लास्ट 26 साल से काम कर रहे हैं. लास्ट 26 साल में सूरत जैसे छोटे शहर से निकल के आज की तारीख में हम लोग इंडिया और इंटरनेशनली 100 से ज्यादा लोकेशंस में हम आज पहुंच पाए हैं. एंड आपके जैसे इन्वेस्टर्स के वजह से और रेफरेंसेस जो आपने हमको दिया है, इसके वजह से आज की तारीख में हम लोग 26-30 लाख के ऊपर के इन्वेस्टर्स का कॉर्पस मैनेज कर रहे हैं. एंड आपके जैसे इन्वेस्टर्स के वजह से एंड जो हम इन्वेस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, आज की तारीख में 70,000 करोड़ के ऊपर का हम कॉर्पस भी मैनेज कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आप SIP कर रहे हो, वो SIP का इंडस्ट्री का साइज हर महीना 8,500-9,000 करोड़ का AUM है, जिसमें हम लोग 10% के ऊपर के कंट्रीब्यूशन देते हैं. एज एन इन्वेस्टर आपके पास बहुत सारे एडवाइजर्स होंगे और मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट हमारा ये मानना है कि एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हम काफी डिफरेंशिएटेड काम कर रहे हैं आपके साथ, और आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में हम भागीदार होना चाहते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन दैट वी टिपिकली वर्क ऑन, प्रशांत. Perfect. Right. Otherwise, more of the questions are very repetitive in nature. So, Sure. on behalf of everyone, before I thank you, I would only tell one thing that I'm sure this is a very insightful session we had today. बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि दिन में ये तीसरी सेशन है आज डिजिटल वाली,
but I am sure that one must understand that every department is doing their own bits to Right. reach out to all of you on a regular basis. शायद एक इंश्योरेंस थी, एक एमएफ की थी और ये पीएमएस की है, तो शायद हो सकती है आपको दिन में ये तीसरी सेशन जरूर लग रही हो, बट हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरे दिन हम अपने पार्टनर्स को बिजी रखें, सबके साथ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और इंटरैक्टिव सेशंस रखें, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन मिले आपको आने वाले समय में आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि क्या सपोर्ट हमें मिल सकता है इन रिगार्ड्स टू क्लाइंट्स इंटरैक्शन और क्लाइंट मीटिंग्स, राइट? हमारे पास टीम है आनंद के साथ जो who are able to take care of all these things, but before that we do an individual call. हमारी एक ये महीने में ही हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक क्लाइंटों के लिए एक क्लाइंट मीट जरूर रखते हैं पीएमएस में, राइट? सो जिसमें मैं और आनंद will again come to you in regards to making a presentation for the client for the product point of view. So this would be in the month of May, and in a day or two we will communicate to all of you the dates that we have finalized for a client meet. What I can only say that bring maximum client of yours जहां पे आपको लग रहा है कि इनके पास 25-50 लाख के शेयर्स हो, या उनके पास ऑलरेडी एमएफ में 25-30 लाख पड़े हो, ऐसे इन्वेस्टर्स को आप जरूर लाइए ऐसी क्लाइंट मीट में। आई एम डेड श्योर दैट बहुत कन्विंसिंग सेशन रहेगा उन लोगों के लिए, और आपको पीएमएस बेचने में बहुत आसानी रहेगी, एडवाइस करने में आसानी रहेगी, राइट? सो विद दिस I would thank Anand for giving your valuable inputs to the today's session, and I would thank all the partners. I know this is the third session of the day. It must have been little heavy for you for the whole day and attending the third session, and this is a 1.5 hour session. But again, you came in large numbers. We already have 950 partners today who have participated in this particular session. This shows the interest that you have, wherein you have the HNI, ultra HNI clients whom you want to reach out to with the right kind of products. I am sure this session will help you in reaching out to this kind of clients, right? And once again, please stay home, stay safe. There's though the lockdown may have opened up, the lockdown 4 does look pretty lenient, but please still stay home and stay safe with your families. Don't venture out until and unless it is necessary. Most of the things at NJ are very much digital in nature, which not requires you to go out, and you have got a lot of platforms wherein you can digitally reach out to your clients. So please stay home, stay safe, and see you again next week with your clients. And it will be a much larger session. We will look out at 2,500 to 3,000 people in that session. Thank you again. Thank you, Anand. Thank you everyone for coming today. Thank you very much, everyone, and have a great day. Bye-bye.